सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिग्री एवं डिग्री का निष्पादन। पिछले जो इसके संबंध में दो वीडियो लेक्चर बनाए, जिसमें दोनों वीडियो लेक्चरों में आपने देखा कि डिग्री किसे कहते हैं एवं डिग्री का निष्पादन किसके विरुद्ध करवाया जा सकता है, किसके द्वारा करवाया जा सकता है। तो आज का इसी संबंध में वीडियो लेक्चर है, वह है डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई करने से पहले क्या निर्णीत ऋणी को नोटिस देना जरूरी है। तो निष्पादन की कार्रवाई चल रही है डिग्री के निष्पादन की, तो इसी संबंध में हम आगे देखते हैं कि डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई संस्थित करने से पहले सभी मामलों में निर्णीत ऋणी को नोटिस दिया जाना आबद्धकारी नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थिति हैं जिनमें डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई करने से पहले निर्णीत ऋणी को सूचना देना जरूरी है। अब वो कौन सी परिस्थिति हैं इसमें देखेंगे हम कि अगर डिग्री जारी करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के बाद निष्पादन की कार्रवाई की जा रही हो तो ऐसी अवस्था में निर्णीत ऋणी को नोटिस दिया जाना चाहिए। तो 2 वर्ष की अवधि के बाद निष्पादन की अगर कार्रवाई की जा रही है तो ऐसी अवस्था में निर्णीत ऋणी को क्या है, नोटिस देना जरूरी है। अगर डिग्री धन की अदायगी के संबंध में हो तो निष्पादन की कार्रवाई संस्थित करने से पहले निर्णीत ऋणी होता है को नोटिस देना जरूरी होता है। अब तीसरी बात है कि अगर मृतक निर्णीत ऋणी के वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का अगर निष्पादन करवाया जा रहा है तो भी नोटिस देना जरूरी है। चौथी बात है कि जहां पर डिग्री जारी करने वाला न्यायालय विदेशी न्यायालय हो और ऐसी डिग्री का निष्पादन भारत में किया जा रहा हो तो भी नोटिस देना जरूरी है। जहां पर डिग्रीदार ने अपने हित का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया हो और ऐसा अंतरित डिग्री का निष्पादन कराता है तो भी नोटिस देना जरूरी है। डिग्री का निष्पादन, अब अगला सवाल है कि डिग्री का निष्पादन किस न्यायालय के द्वारा कराया जा सकता है। जिस न्यायालय ने डिग्री जारी की अथवा जिस न्यायालय को डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है उसके द्वारा निष्पादन करवाया जा सकता है। डिग्री जारी करने वाले न्यायालय को डिग्री का निष्पादन की कार्रवाई करने की प्रथम अधिकारता होती है। तो किन दशाओं में डिग्री जारी करने वाला न्यायालय के द्वारा डिग्री का निष्पादन करने के लिए दूसरे न्यायालय को भेजी जा सकती है। तो इस संबंध में मुख्य रूप से निम्न परिस्थितियां हैं कि जिस संपत्ति के संबंध में डिग्री का निष्पादन किया जाना है वह संपत्ति किसी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। दूसरी बात है कि जहां निर्णीत ऋणी किसी अन्य न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में निवास करता है या कारोबार करता है या आजीविका करता है तो डिग्री के निष्पादन के लिए अन्य न्यायालय को जो डिग्री है वो भेजी जा सकती है। तो न्यायालय के द्वारा निर्णीत ऋणी के विरुद्ध डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई के लिए क्या करना चाहिए। तो जहां तक डिग्री के निष्पादन का ताल्लुक है दो तरह से कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 1 है निर्णीत ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई और दूसरी है निर्णीत ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई। तो निर्णीत ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई करने का क्या उद्देश्य होता है। तो ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य है निर्णीत ऋणी को आबद्ध करना, क्या करना, आबद्ध करना कि वह डिग्री का निष्पादन करे या डिग्री को तुष्ट करे। तो अब उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है कि जब डिग्रीदार के द्वारा डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई संस्थित की जाती है तो निर्णीत ऋणी की उपस्थिति के लिए समन जारी करे। क्या किया जाता है, सर्वप्रथम समन जारी किया जाता है और जब निर्णीत ऋणी समन की तामील के बाद न्यायालय के सामने हाजिर होता है और न्यायालय निर्देश देता है कि वह डिग्री का निष्पादन करे या डिग्रीदार को तुष्ट करे। अगर निर्णीत ऋणी डिग्रीदार को तुष्ट करने की अवस्था में नहीं है तो निर्णीत ऋणी के अपने दिवालियापन का आवेदन कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर अर्थात 30 दिन की अवधि में पेश किया जाए। अगर निर्णीत ऋणी ने 30 दिन की अवधि में न्यायालय के सामने अपने दिवालियापन का आवेदन कर दिया है और निर्णीत ऋणी के दिवालियापन पर कार्रवाई हो जाएगी और शासकीय समनुदेशीय नियुक्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो डिग्री को तुष्ट नहीं करता है अर्थात डिग्रीदार को तुष्ट
तुष्ट नहीं कर पाता है तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि 30 दिन के भीतर न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जाता है और आवेदन करने के पश्चात न्यायालय उसको दिवालिया घोषित कर देता है। तो उसकी जो संपत्ति होती है उस पर एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, समनुदेशीय कहते हैं। और वह निर्णित ऋणी की जो सभी संपत्तियां होती हैं उनको कब्जे में कर लेगा और दिवालियापन की कार्रवाई करेगा। अगर निर्णित ऋणी अपने दिवालियापन की कार्रवाई नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करने के लिए उसके विरुद्ध न्यायालय क्या करेगा, सर्वप्रथम गिरफ्तारी वारंट जारी करे। ऐसी गिरफ्तारी वारंट में स्पष्ट रूप से जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है उसमें स्पष्ट रूप से विहित किया जाता है कि अगर निर्णित ऋणी धन की अदायगी कर दे तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर अगर डिग्री धन की अदायगी के बारे में हो और अगर निर्णित ऋणी कोई स्त्री हो तो धन की अदायगी के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये दूसरी बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्त्री है और डिग्री धन की अदायगी के संबंध में है तो उसे क्या नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर निर्णित ऋणी को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे कहाँ रखा जाएगा, उसे दीवानी कारागार में रखा जाएगा। सिविल, अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो ये सिविल कारागार होता है और दंडिक कारागार होता है उसमें मूल अंतर क्या होता है। तो उसमें अंतर हम बता देते हैं आपके लिए। नंबर 1 अंतर होता है, सिविल कारागार में भुगत लेने पर दायित्व बना रहता है हमेशा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को सिविल कारागार में भेजा गया है तो जब उसने कारागार की अवधि भुगत ली है तो उसका दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है, उसका दायित्व फिर भी उस पर बना रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि उसका दायित्व एंड तक बना रहता है। तो जबकि दांडिक कारागार में क्या होता है कि दांडिक कारागार में उस व्यक्ति का दायित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा है कि जब निर्णित ऋणी को दीवानी कारागार में निरुद्ध किया जाता है तो उसके खर्चों की अदायगी डिग्रीदार के द्वारा कराई जाती है। और जबकि किसी अभियुक्त को दांडिक कारागार में रखा जाता है तो उसे कारागार में रखे जाने के खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाते हैं, राज्य के द्वारा वहन किए जाते हैं। तो दूसरा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अंतर है वो है कि इसमें जो खर्चों की अदायगी की जाती है वो डिग्रीदार के द्वारा करवाई जाती है और दांडिक कारागार में जो वहन होता है वो राज्य के द्वारा, उसके जो भी खर्चे होते हैं वो राज्य के द्वारा वहन किए जाते हैं। तो जब निर्णित ऋणी को जब निर्णित ऋणी को कारागार में रखा जाता है तो डिग्रीदार द्वारा दिए जाने वाले कारागार के खर्चों को क्या बोलते हैं हम, जीवन निर्वाह भत्ता कहा जाता है। जीवन निर्वाह भत्ते की राशि मासिक होती है। कैसी होती है, मासिक होती है, लेकिन उसकी जो अदायगी होती है वो अग्रिम रूप से की जाती है। और अगर डिग्रीदार जीवन निर्वाह भत्ते की राशि का भुगतान नहीं करता है तो निर्णित ऋणी उसे गिरफ्तार किया गया है उसे क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ये स्पष्ट प्रावधान दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 57 के अंतर्गत। तो डिग्री एवं डिग्री का निष्पादन से संबंधित जो कार्रवाई है वो हमने इन 3 वीडियो लेक्चर में देखी। तो अगला जो वीडियो लेक्चर है इसी से संबंधित है। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।